नमस्कार। आइए सुनते हैं हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका सुधा भार्गव द्वारा लिखी हुई कहानी अनोखी परंपरा। पति के सेवानिवृत्त होने के बाद रुक्मणी ने बड़े शौक से विशाल बंगला बनवाया। साथ में बहू बेटे रहते थे। रिश्तों में आनंद धारा अविरल बहती थी। मुश्किल से 4-5 वर्ष ही उसने इस भवन में बिताए होंगे कि पति की हृदय गति रुक गई। वे इस संसार से विदा हो गए। वह रोती कलपती रही, पर विधाता के कठोर नियम के आगे तो सिर झुके रहते हैं। उसे वैराग्य सा हो गया। बहू बेटे के जिम्मे घर गृहस्थी छोड़कर उसने गांव में बसने का इरादा कर लिया। गांव में उसके वृद्ध सास ससुर रहते थे। बेटे के गम में वे जीते जी मृतक समान हो गए थे। उसने उनके लिए शक्तिपुंज बनने का निश्चय कर लिया। बेटे ने बहुत समझाया, माँ तुम शहर की सुख सुविधा की आदी हो, गांव के कष्टमय माहौल जीवन की झटकी झेल न पाओगी। उसका एक ही उत्तर था, जब तेरे पिताजी के माँ बाप देहात में रह सकते हैं तो तेरी माँ भी वहाँ रह लेगी। वे बड़े शौक से मुझे इस घर में ब्याह कर लाए थे। आज उन्हें मेरी ज़रूरत है। बेटे के पास कहने के लिए कुछ न था। उसे माँ की बात उचित ही प्रतीत हुई। सास ससुर के बुढ़ापे की लाठी बनकर रुक्मणी गांव के छोटे से मगर पक्के मकान में रहने लगी। वृद्ध दंपत्ति अपने व्यथित हृदय उसके सामने उड़ेल कर संतोष कर लेते। कभी अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते, कभी अतीत की यादों में खोकर मुस्करा देते। बेटी की मौत का रक्त रंजित खंजर उनके हृदय में घुस चुका था। उसकी अथाह वेदना ने उन्हें गूंगा सा कर दिया था। माँ बाप के जीते जी उनका बेटा चला जाए, इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। देखते ही देखते उनकी आंखों का तारा दूर गगन में न जाने कहाँ छिप गया। अंदर ही अंदर वे घुलने लगे और एक दिन उनका पार्थिव शरीर भी मिट्टी में मिल गया। अकेली पड़ जाने के कारण रुक्मणी को पुनः शहर जाना पड़ा। पिछले दिनों उसके बेटे ने अच्छी खासी तरक्की कर ली थी। बहू उसका पूरा फायदा उठा रही थी। अधिक आराम और बेफिक्री की जिंदगी के कारण उसे अनेकों रोगों ने घेर लिया था। जोड़ों के दर्द के कारण उठना बैठना भी तकलीफदेह था। बेटा ऑफिस से आकर चहकता, माँ मेरे पास आकर बैठो। अरे वैशाली, हमारे लिए चाय बना दो, और हाँ, सूजी के चीले बन जाए तो अच्छा है। रुक्मणी बहू की मदद के लिए उठना चाहकर भी न उठ पाती। अरे माँ, कहाँ चली? बबलू हाथ पकड़कर बिठा लेता। उसके दिमाग में एक ही बात छाई थी कि दादा दादी के लिए माँ ने अपना सुख छोड़ दिया। अब वैशाली की बारी है। वह सासू माँ का पूरा पूरा ध्यान रखे। घर में 2-2 नौकर के होते हुए भी वैशाली को उनसे व्यवस्थित रूप से काम लेना नहीं आता था। वह सारा काम उन पर छोड़कर सैर सपाटे फोन में व्यस्त रहती। दिमाग झूठी शान का भंवरा हो गया था। अपने हाथ से एक गिलास पानी देने में भी अपनी तौहीन समझती। उसकी दृष्टि से ट्रे लेकर किसी के सामने चाय नाश्ता आदि पेश करना नौकरों का काम था, लेकिन पति के सामने उसकी एक न चलती। पिछले 2 दिनों से रुक्मणी को बुखार था। लापरवाही से तिल का ताड़ बन गया और उसने खटिया पकड़ ली। सद्व्यवहार के कारण रुक्मणी की पड़ोसिनों से खूब बनती थी। उसकी बीमारी की खबर मिलते ही शुभ चिंतकों का तांता लग गया। दरवाजा खोलते खोलते और चाय पानी की पूछते पूछते वैशाली की तो कमर ही दुखने लगी। उसके दोनों बेटे बाहर नैनीताल में पड़ रहे थे। मियाँ बीवी अकेले, चाहे जब घूमो, चाहे जहाँ जाओ, और टीवी देखते देखते सो जाओ। आज़ादी ही आज़ादी। सास के आने से उसकी दिनचर्या में बाधा पड़ गई और वह बौखला गई। उस दिन वैशाली के पैरों में बड़ा दर्द था। अकस्मात दरवाजे की घंटी बजी। लंगड़ाते हुए उसने दरवाज़ा खोला। अरे मौसी जी, आप आइए आइए। कैसी है बहन रुक्मणी? पहले से ठीक है। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मेरी तबीयत का ही तो रोना है मौसी जी। इधर अम्मा जी भी बीमार। मैं अपना तो कुछ नहीं कर पाती, उनका कैसे करूं? हाय राम, बड़ा दर्द है पिंडलियों में, सूजन भी आ गई है। वैशाली कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही थी। मौसी जी एक नज़र में भाप गईं और बेरुखी से रुक्मणी के कमरे की तरफ मुड़ गईं। शाम को खाना परोसते हुए वैशाली का रोज टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता। नमक मिर्च लगाकर पूरे दिन की बातें बबलू के सामने उगल देना चाहती थी। बबलू उसका पति एक अच्छे श्रोता की तरह केवल हाँ हूँ करता रहता। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुनते हो, हमारे पड़ोस में जो शर्मा जी रहते हैं, उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं। बड़े भले मानस हैं। दोनों ही क्लिनिक जाते हैं, लेकिन पीछे से उनकी बीमार माँ की देखभाल नहीं हो पाती।
मन में तो बबलू के आया कि कह दे, ऐसे डॉक्टर होने का क्या फ़ायदा जो जग को तो ठीक करता फिरे और अपनी माँ के प्रति इतनी उदासीनता। जो माँ का ना हो सका दूसरे का क्या भला करेगा। यूं कहो पैसे के पीछे दोनों भाग रहे हैं, पर अपनी आदत के मुताबिक केवल हूं करके रह गया। वैशाली ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। हर माह वहाँ 2000 रुपये देते हैं। वे अपनी उम्र वालों के साथ रहकर बड़ी खुश हैं। शर्मा दंपति हफ्ते में एक बार उनसे मिल आते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। यही कि अम्मा जी को भी वृद्धाश्रम में छोड़ दें तो कैसा रहेगा। अब देखो ना, मुझसे तो अपना कुछ होता नहीं, इनको क्या आराम दूँ। हम तो 2000 से भी ज़्यादा इनके खर्चे को दे सकते हैं। ये भी खुश और हम भी खुश। ओह, अब मैं समझा। मेरी माँ तुम्हें गाय बकरी लगने लगी है और तुम चाहती हो कि उसे जंगल में छोड़ दिया जाए, जहाँ वह रूखा सूखा खाकर दिन गुजारे, मेरी याद में तड़पे तो उसकी चीख मेरे कानों से न टकराए। तुमको स्वच्छंद जीवन जीने की चाहत है। पति होने के नाते मुझे अपनी जिम्मेदारी मालूम है, अब उसे तो निभाना ही पड़ेगा। मैं माँ के नाम से वृद्धाश्रम में एक कमरा ही बनवा देता हूँ, जो हमेशा हमारे परिवार के काम आएगा। कोई ना कोई उसमें रहेगा ही। माँ के बाद मैं, तुम, मेरे तुम्हारे बाद हमारे बहू बेटे, उसके बाद घर की बहू होने के नाते जब तुम एक नई रीति को जन्म दे रही हो तो आगे की पीढ़ी को भी उसका अनुकरण तो करना ही पड़ेगा। चलो एक अलबेली परंपरा का जन्म ही सही। बबलू के संवाद चौंकाने वाले थे, मानवीय मूल्यों को भुला देने वाली। वैशाली ने कभी न सोचा था कि उसका फेंका पांसा उसके पाले में ही आन पड़ेगा, उसे अपने कदम पीछे हटाने पड़े और फिर कभी वृद्धाश्रम का नाम अपनी जबान पर न लाई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सुधा भार्गव द्वारा लिखी हुई कहानी अनोखी परंपरा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।